मोदी सरकार का लगातार 10 साल बाद 11वें साल का बजट है और निश्चित तौर पर ये इस बार एनडीए की सरकार है, यानी गठबंधन सरकार है, तो क्या कुछ मजबूरियां भी रहेंगी इस बजट के अंदर, ये बड़ी बात होगी। स्पेशल स्टेटस बिहार को मिलेगा नहीं मिलेगा, इस पर पहले ही विराम लग चुका है। स्पेशल स्टेटस की कोई बात नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा फंड जरूर मिल सकता है बिहार को, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। दूसरी तरफ 3 राज्यों के अंदर आने वाले वक्त महीनों के अंदर महाराष्ट्र में, हरियाणा में और झारखंड में विधानसभा के चुनाव है, तो उसके मद्देनजर भी कुछ बड़े फैसले और ऐसे समय में विधानसभा के चुनाव हैं जब लोकसभा चुनाव में थोड़ा सा झटका खा चुकी है सरकार। और देखिए महाराष्ट्र में ही झटका खाया, महाराष्ट्र में झटका खाया, इसलिए हरियाणा में भी झटका खाया। और अभी भी महाराष्ट्र के अंदर जो लाडला भाई योजना शुरू करी है, वो भी बजट के अंदर ही ऐलान हुआ, जिसके अंदर एक बड़ा फंड महाराष्ट्र की सरकार, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र अब वो विधानसभा चुनावों में तो ये अब इस तरीके से इन योजनाओं के जरिए सरकारें बनाना बचाना, ये एक ट्रेंड सा ही हो गया। चाहे आप बंगाल देख लीजिए, चाहे मध्य प्रदेश, से ज्यादा मजबूरी भी हो गई है। अब मजबूरी है, ट्रेंड ऐसा कि जो मजबूरी बन चुकी है, चाहे आप बंगाल देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, और कई और राज्य सरकारें इसी फॉर्मूले पे चल रही हैं। देखिए मिडिल क्लास को उम्मीद है कि टैक्स में 10 साल बाद तो थोड़ी नरेंद्र मोदी की सरकार राहत दे ही देगी, और किसान निधि को जो इस तरह की खबरें आ रही हैं 6,000 से 12,000 किया जा सकता है, लेकिन ये 12,000 होगी 9,000 होगी, ऐलान के बाद ही पता लगेगा। आपकी गेस क्या है किशोर? 9,000 होगी या 12,000 होगी? नहीं, बढ़ना तो है ही किसान सम्मान निधि, वो तो तय है। 10 से ऊपर 10 से नीचे, 10 से नीचे, 10 से नीचे आपको लगता है? रजत यहाँ पर हैं हमारे साथ और कई मेहमान यहाँ पर है। रजत सेठी, अश्विनी तनेजा साहब। रजत सेठी, क्या लगता है आपको नरेंद्र मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड देखकर? क्योंकि चलिए निर्मला जी वित्त मंत्री हैं, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय बजट पे विशेष नजर रखता है। जी बिल्कुल रखता है, और जो प्रधानमंत्री जी का विजन है कि ये विकसित भारत की जो मेन फाउंडेशन डलनी है वो आज डलनी है। अगर आपको 2047 की तैयारी करनी है, वो अगर आप आज नहीं करेंगे 2035 तक तो गाड़ी बहुत आगे बढ़ चुकी होगी, तब कोर्स करेक्शन करने की कोई उम्मीद नहीं रहेगी। लेकिन 6 से 12,000 करके 2047 में भारत विकसित हो जाएगा अगर ये चीज देखिए जरूरी। आप ये समझिए कि जब आप किसानों के हाथों में कैश डालते हैं तो उसकी कंजम्पशन हैबिट सुधरती है, वो ज्यादा कंज्यूम करता है, और उससे जो रूरल इकोनॉमी है। 6,000 डाला, उतना इंपैक्ट नहीं आया। अब 6,000 कब डाला अमीश जी? आप देखिए 2018 में डाला, कितनी मुद्रास्फीति की क्या दर रही है, इन्फ्लेशन की लगातार 6-7% इन्फ्लेशन की दर रही है। उस हिसाब से इंडेक्स तो नहीं है ना 6,000। और आप देखिए एक चीज जो लोग भूल जाते हैं, केंद्र सरकार की जो फिस्कल प्रूडेंस रही है वो उनका नहीं, आप देखिए 1.4% सब्सिडी दे रहे हैं जीडीपी का। जीडीपी भी तो ग्रो करी है, आज जीडीपी बढ़ी, उसके दर के हिसाब से सब्सिडी उतनी ग्रो नहीं करी है। मुझे लगता है केंद्र सरकार के पास सफिशिएंट एल्बो रूम है जिसमें सब्सिडी 2.0 की एक नई गाथा लिखने का, चाहे वो किसान निधि हो, चाहे वो सिलेंडरों पे सब्सिडी देने की बात हो, अलग अलग जगह आप दे सकते हैं। फैक्टर बोला कि फिस्कल प्रूडेंस सरकार की बेहतरीन रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अक्रॉस द ग्लोब जो इकोनॉमिस्ट हैं वो इसकी तारीफ करते हैं। देखिए विपक्ष अपने तरीके से अपनी बात को रख सकता है, लेकिन अक्रॉस द ग्लोब जो इकोनॉमिस्ट हैं, बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं, वो उसकी तारीफ करते हैं। स्टॉक मार्केट्स में एक अच्छा रिएक्शन आया है, लेकिन किशोर एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है कि स्टॉक मार्केट्स ग्रो करते हैं। अमेरिका की तरह हमारे यहाँ पर हर व्यक्ति तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता नहीं है। आई थिंक आप भी बिजनेस चैनल में काम कर चुके हैं, मैं भी कर चुका हूं। हम पहले बात करते थे आने वाले 10 सालों के अंदर देखिए कितने बड़ी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, लेकिन उस तरह से हुआ नहीं है। हाँ, मतलब आपका सेंसेक्स जरूर 80,000 पे पहुंच चुका है, और निफ्टी 25,000 के आसपास। कॉर्पोरेट सेक्टर जो है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ चुकी है, लेकिन उसका बेनिफिट सीधा कोई छोटे निवेशकों को मिल रहा हो उस लिहाज से उतना नहीं है। इस पर भी अश्विनी जी कुछ ध्यान हो सकता है, होना चाहिए अगर 2047 की बात करें। देखिए इसमें आज के बजट में एक तो 2 बातें दिख रही हैं। एक तो अभी 2-3 महीने में क्या होना है इलेक्शंस में, उस पर क्या होगा, और 2047 तक क्या होना है, एक बिल्कुल शॉर्ट टर्म और बिल्कुल लॉन्ग टर्म। एक्चुअली आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा था अभी कि निर्मला जी को जितना क्रेडिट मिलना चाहिए था क्या उतना दे रहे हैं हम, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। इसके पीछे बड़े सारे आंसर छुपे हैं। एक्चुअली जो मैंने ऑब्जर्व किया है पिछले कुछ सालों में, जो सरकार की नीति रही है पर्टिकुलरली हमारे वित्त मंत्री जी की, वो ये है कि फिस्कल प्रूडेंस को हमने सबसे ऊपर रखना है जी, पॉपुलिस्ट मेजर को नहीं सबसे ऊपर रखना है। ये अब तक रही है नीति, और वो डायरेक्शन पीएमओ से ओवरऑल जो हमारा स्ट्रक्चर है उसकी वजह से है। उनकी अपनी भी विजडम इसमें एडिड है, हम ऐसा नहीं कह सकते उनकी नहीं है।
लेकिन इसमें देखना यह कि अब स्थिति थोड़ी सी परिवर्तित हो गई है, जो अभी हम बात कर रहे थे, क्योंकि जो इस तरह के आंकड़े आए हैं, जो इस बार जिस तरह की विक्ट्री मिली है या नहीं मिली है, प्लस जो असेंबली इलेक्शंस आने वाले हैं, जो स्टेट इलेक्शंस आने वाले हैं, तो उसको ध्यान में रखकर कुछ मजबूरन पॉपुलिस्ट मेजर करने पड़े, इसकी वजह से चाहे वो 6 का 10 करना पड़े, कुछ करना पड़े। knowing नरेंद्र मोदी फ्रॉम पास्ट 23 इयर्स इन गवर्नमेंट, यानी 23 साल से वो सरकार में, पर वही कह रहे हैं ना कि वो जिस तरह से वो सरकार में रहे थे, इस बार उस तरह से सरकार में नहीं, ये देखना है। हालांकि मुझे नहीं लगता वो पॉपुलिस्ट मेजर अभी भी अडॉप्ट करेंगे, वो उसी तरह चलेंगे जैसे उनको चलना है। लेकिन अब आपने तनेजा साहब आपने कई बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और मुझे लगता है स्टॉक मार्केट्स के मन में भी, आम उपभोक्ता के मन में भी, मिडिल क्लास के मन में भी, और हमारे व्यूअर के मन में भी, जो कि अधिकतर हमारे व्यूअर जो हमें देख रहे हैं उनके मन में होगा कि क्या नरेंद्र मोदी की सरकार इस बार कुछ बहुत बड़ा कदम ले लेगी, लेकिन देखिए मुझे ऐसा लगता है, जिस तरह की खबरें आ रही है कि किसानों को तो बड़ी राहत देंगे ही देंगे, लेकिन इसके अलावा मिडिल क्लास को थोड़ा खुश होने का मौका देंगे। जिसकी आमदनी 15 लाख से नीचे है उसको खुश होने का मौका देगी ये सरकार। और देखिए आप याद करिए 2017 में भी उस तरह का मौका दिया था इस सरकार ने। इसके अलावा आपने एक इंटरेस्टिंग बात बोली कि क्योंकि उतनी बड़ी मेजॉरिटी के साथ सरकार नहीं आई है, थंपिंग मेजॉरिटी नहीं आई है। देखिए तीसरा टर्म किसी भी सरकार के लिए वर्ल्ड वाइड बहुत टफ होता है। अगर आप वर्ल्ड वाइड इसको करके देखें, तीसरी बार सरकार में आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मैं हमेशा बोलता हूं कि 400 पार का नरेंद्र मोदी ने नारा दिया, बीजेपी ने नारा दिया, तब वो 240 पे आए और विपक्ष पूरा 400 में उलझ के रह गया। थर्ड टर्म एक किसी भी सरकार के लिए एक कठिन मौका होता है। ये लाइव हमें तस्वीरें आती हुई दिख रही हैं किशोर, निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, महिला वित्त मंत्री, महिला राष्ट्रपति। ये इन चीज़ों की बात उतनी नहीं होती है जितनी शायद होनी चाहिए, क्योंकि ये अपने आप में भी एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। नहीं बिल्कुल। अब मैं आपको बताऊं, विश्व के जितने बड़े अर्थशास्त्री हैं, एक सेकंड देखिए किशोर कितना इंटरेस्टिंग है। वित्त मंत्री महिला, राष्ट्रपति महिला, देश की मुखिया महिला, और देश की जो वित्त मंत्रालय का कंट्रोल कर रही है वो भी महिला। और आज अमेरिका में कमला हैरिस को लेकर बात हो रही है कि क्या अमेरिका में ऐसा हो पाएगा, क्या वो वाइट सुप्रीमेसिस्ट जो हैं वो एक एक्सेप्ट कर पाएंगे। भारत ने ये बहुत पहले से दिखा दिया है। और स्पेशली अर्थव्यवस्था की अगर आप बात करें, ये मेंस क्लब रहा है। विश्व भर में अगर आप देखें, जितने बड़े आर्थिक निर्णय होते हैं वो पुरुषों के हाथ में है, महिलाओं का कोई योगदान ही नहीं रहता इसमें। इसलिए जो 7 वर्षों से जो 7वीं बार होगा इनका बजट प्रेजेंट, ये हिस्टोरिक है, हर मायने में हिस्टोरिक है। और इसको महिला सशक्तिकरण का इससे बड़ा लाइव जीता जाता एग्जाम्पल विश्व भर के लिए और कोई नहीं हो सकता जो निर्मला जी की। एक और किशोर, आपने कौन सा पहला बजट कवर किया था अपने करियर में? पहला बजट सन 2000 का। सन 2000 में तो और मैंने 2003 का कवर किया होगा। यशवंत सिन्हा वित्त मंत्री थे तब, और तब ब्रीफ केस आता था। अभी मतलब लेटली तक ब्रीफ केस आता था, अब आईपैड आता है या फिर जो भी एक टैब होता है, टैबलेट के रूप में दिखाई देता है वो लाल कपड़े में। और वो बजट स्पीच जो है वो अपने आप में एक सिंबॉलिक चीज बन गई है। फिर वो पहले बताया जाता था कि किस तरीके से बजट का नाम बजट पड़ा, क्योंकि उस ब्रीफ केस को फ्रेंच में बूजे कहते हैं, और वो सब कहानियां, इतिहास की बातें हो गई हैं। देखिए बजट की हम बात करें तो मुझे तो रेलवे बजट में लालू प्रसाद यादव को भाषण में बहुत मिस करता हूं। वो जिस तरह से बोलते थे, और जिस रेलवे बजट मिस करने का सबसे बड़ा कारण भाषण ही है एक्चुअली, कि वो जो भाषण है वो अब मिसिंग है। हालांकि रेलवे बजट अभी भी, और रेलवे की आपने बात छेड़ी, और बहुत अहम हिस्सा होने वाला है ये इस बजट का। रजत, रेलवे को लेकर बहुत उम्मीदें भी हैं, खासकर अभी हाल के दिनों में जो घटनाएं हुई हैं उसको देखते हुए कि सुरक्षा पर खर्च बढ़ाना पड़ेगा, और वो रेलवे का जो हिस्सा है बजट में शायद इस बार उसमें ज्यादा जोर दिया जाए। अगर आप पिछली बार का देखें, पिछली बार के आर्थिक वर्ष में 10 लाख करोड़ का टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर भारत सरकार ने किया जी। उसमें से 34 यानी 1/3 सिर्फ रेलवे में गया है। अभूतपूर्व एक्सपेंशन हो रहा है, वंदे भारत रेल, नई पटरियों का, इलेक्ट्रिफिकेशन का, हर डायरेक्शन में हो रहा है। बट बात सही है, थोड़ा सा किस्मत भी खराब रही है इस विषय में। अगर देखा जाए जिस तरह से रेल एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और उनके जो रीजंस निकल के आए हैं, ज़रूर भारत सरकार को उस पर डबल डाउन करना पड़ेगा। बट प्राथमिकताओं में रेलवे
सड़कों से भी ज्यादा रेलवे की प्राथमिकता दी है भारत सरकार ने पिछले साल। तो वो ट्रेंड लाइन जो है वो कैरी ऑन करेगी मुझे लगता है। और जो आप बोल रहे हैं, जो सुरक्षा कवच और कवच सिस्टम जो बनाया है उसको कैसे रोल आउट कर सके हर ट्रेन में, हर यात्री ट्रेनों में, उसकी एक इंपॉर्टेंस रहने वाली है। इसके साथ साथ उनको बैलेंसिंग करना होगा कि नई ट्रेनें कितनी लाएं और पुरानी की हालत कैसे सुधारें, उसमें क्या बैलेंस करना है, क्या ट्रेड ऑफ करना है। हाँ, वो डिटेलिंग तो अब आजकल बजट स्पीच में नहीं आती है, लेकिन इतना जरूर है कि डायरेक्शनली क्लियर है। रेलवे के लिए सुरक्षा पर कितना खर्च इस बार एलोकेट होता है, ये अहम